हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ। हमने ऑलरेडी एडवांस रूलिंग और यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी कंप्लीट हो गया है, नॉन रेसिडेंट के कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी अपन करते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा इंटरनेशनल टैक्सेशन बचेगा। ठीक है। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ एक बहुत ही ईजी चैप्टर है कंसेप्ट वाइज। क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 to 10 मार्क्स का अराउंड इसमें, और ज़रूर से आता है 8 मार्क का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चंस इसमें काफ़ी हैं स्टडी मटेरियल में भी। तो एक बार हम जल्दी से कंसेप्ट खत्म करते हैं, फिर वी विल गिव सब्सटेंशियल टाइम इन और डूइंग द क्वेश्चंस। ओके। तो कंसेप्ट ऐसे तो कुछ जनरल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाला है इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अपन जो इनकम टैक्स लेवी करते हैं वो दो रूल के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा रेसिडेंशियल रूल, कि मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल रूल के हिसाब से मतलब जो एसएससी है जहाँ का वो रेसिडेंट है, वो चाहे जहाँ भी इनकम कमाए, जिस जगह का वो रेसिडेंट है वहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमारा रेसिडेंशियल रूल बोलता है। सेकेंड रूल है सोर्स रूल। वो जहाँ कहीं भी मतलब जहाँ सोर्स रूल मतलब जहाँ पे वो पैसा कमाएगा वहाँ पे वो टैक्स पे करेगा। ये दो रूल्स होते हैं। तो बेसिकली रेसिडेंशियल रूल और जो सोर्स रूल है वो बहुत बहुत एरियाज़ में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है, डबल टैक्सेशन हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पे अपना ये डबल टैक्सेशन रिलीफ के बारे में बात करता है। तो बेसिकली एक ये अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है जो कि एंटर होता है बिटवीन कंट्रीज़, जिससे कि क्या होता है, जो यहाँ पे डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिले, जो हमारा डबल टैक्सेशन होता है वो उसका हमको रिलीफ मिले। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली एट मोस्ट 3 to 4 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि टाइप ऑफ रिलीफ क्या होता है। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ रिलीफ है। फर्स्ट है हमारा बायलैटरल और सेकंड है हमारा यूनिलैटरल। बायलैटरल में क्या होता है कि जो भी दो कंट्रीज़ है, सपोज इंडिया है एंड यूएस है, ठीक है, दो कंट्रीज़ है, दो कंट्रीज़ का जो गवर्नमेंट है वो एक एग्रीमेंट में एंटर करेंगे, और वो बेसिकली उस एग्रीमेंट में म्यूचुअल डिस्कशन से, म्यूचुअल वर्किंग से वो लोग क्या करेंगे, डबल टैक्सेशन का रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का बायलैटरल रिलीफ है। तो इंडिया एंटर किया एग्रीमेंट रिलीफ अगेंस्ट और अवॉइडेंस, इन लोग क्या है, मोर देन 100 कंट्रीज से हमारे जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर करके टैक्सेशन का रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। नाउ यहाँ पे हमने बायलैटरल रिलीफ पढ़ा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। यूनिलैटरल में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, फर्दर पढ़ेंगे। पहले बायलैटरल को ही कंटिन्यू करते हैं। तो अंडर दिस मेथड जो गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज़ है वो एग्रीमेंट में एंटर करके म्यूचुअल डिस्कशन से बताते हैं कि कैसे रिलीफ मिलेगा। तो बेसिकली ये जो बायलैटरल में दो टाइप के रिलीफ मिलता है। एक होता है एग्जेम्पशन मेथड, सेकंड है हमारा टैक्स क्रेडिट मेथड। नाउ व्हाट इज एग्जेम्पशन मेथड? एक पर्टिकुलर इनकम एक कंट्री में टैक्स होगा, एक कंट्री में एग्जेम्प्ट होगा, वो एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। जनरली रेसिडेंट वाले में हमारा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। बाकी सॉरी मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर इनकम है वो टैक्स होगा ओनली इन वन ऑफ द टू कंट्रीज़। ठीक है। एंड टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि बोथ इनकम टैक्सेबल होंगे बोथ द कंट्रीज़ में, बट एक कंट्री में आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और जो कंट्री ऑफ रेसिडेंट है, जो टैक्स पेयर है, उसका जो रेसिडेंट वाला कंट्री है वो उसको टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि सपोज़ मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं इंडिया की रेसिडेंट हूँ, बट मेरा कोई सोर्स, मेरा जो इनकम हो रहा है वो यूएस में है। तो बेसिकली मेरा उसमें जो चार्ज लगेगा वो मेरे को यूएस में लगेगा, इनकेस इंडिया एग्रीमेंट में एंटर नहीं करी, राइट, इनकेस मतलब टैक्स क्रेडिट मेथड से वो प्रोवाइड करी है। तो और जो मैं कंट्री ऑफ रेसिडेंट हूँ, मतलब जो इंडिया है, वो मेरे को क्रेडिट अलाउ कर देगा। मतलब मेरे को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा यूएस के हिसाब से, एंड जो इंडिया का टैक्स है वो मुझे क्रेडिट अलाउ कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कंट्री ऑफ रेसिडेंट है वो अलाउ करता है क्रेडिट फॉर द टैक्स चार्ज देयरफॉर इन द कंट्री ऑफ द सोर्स। ठीक है। इंडिया में दोनों चलता है, किसी किसी केसेस में एग्जाम्पशन मेथड चलता है, किसी किसी में टैक्स क्रेडिट मेथड चलता है। तो ये वाला समझ में आया। बायलैटरल में हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट है, बेसिकली एग्जाम्पशन होता है और टैक्स क्रेडिट होता है। एंड यूनिलैटरल में ये हमको यहाँ पे दिस मेथड हमको रिलीफ देता है जब 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 कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो हमको कौन रिलीफ देगा, हमारी जो होम कंट्री है वो हमको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। समझ में आया टाइप ऑफ दो रिलीफ्स क्या होते हैं, बायलैटरल, यूनिलैटरल, एंड इसमें मेथड क्या है कि कैसे हमको रिलीफ मिलेगा। एग्जाम्पशन मेथड से मिल सकता है एंड टैक्स क्रेडिट मिल सकता है इन केस ऑफ बायलैटरल। तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, बायलैटरल रिलीफ। सबसे पहले एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरी, सेक्शन नंबर 90 है। तो कुछ स्पेसिफाइड टेरिटरीज होती हैं, कुछ हमारी क्या होती हैं, फॉरेन कंट्रीज होती है, तो उनके बीच में हम एग्रीमेंट में एंटर होता है। तो यहाँ पे ये जो पावर है किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमारा जो कंट्री है उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्री से या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी से वो क्या कर सकते हैं,
एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। एग्रीमेंट में एंटर क्या चीज़ करेंगे, ऑब्वियसली रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए करेंगे, जिसमें वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे है फॉर द ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि चार्जेबल है, इनकम टैक्स जो उनको पे करना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कैसे आइदर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, डबल टैक्सेशन को अवॉइड कैसे करेंगे, ये सी और डी पढ़ो। सी और डी में यहाँ पे बोल रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इवेजन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल एंड फॉर द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे सपोज वो विजय माल्या वाला केस है, वो जाके लंदन में छुपा है, तो उस कंट्री से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज मतलब एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं कि तुम हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि वो कहाँ है, जिससे कि हमारा जो टैक्स इवेजन है वो बचे, या फिर कैसे हम तुम हमारे बदले में क्या करो, रिकवर करो इनकम टैक्स। ये सब में एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके वो जो प्रोविजंस होंगे उसको वो हमको बता देगा। तो सेक्शन नंबर 90 में बायलैटरल रिलीफ में क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर कर रहा है कंट्री से और स्पेसिफाइड टेरिटरी से फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई भी एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है हमारे आउटसाइड कंट्री से स्पेसिफाइड टेरिटरी में, तो जो उसका एसएससी है ना, मतलब हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हम के ऊपर क्या अप्लाई होगा, इनकम टैक्स प्रोविज़न ऑफ द एक्ट अप्लाई होगा कि जो एग्रीमेंट एंटर हो रहा है वो अप्लाई होगा। तो इस केस में जो एसएससी के लिए मोर बेनिफिशियल रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एसएससी ऑप्शन रहेगा कि ही कैन चूज दैट इज व्हाट इज मोर बेनिफिशियल। However, the provision of Chapter 10(8), that is general anti-avoidance rules, shall apply to the SSC even if such provisions are not beneficial to him। तो यहाँ पे जो गार होते हैं वो उनको एप्लीकेबल होगा ही होगा, इवन दो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। वो जो एसएससी के लिए वो इवन दो वो लेस बेनिफिशियल है देन दैट ऑफ अदर ऑप्शन, देन ऑल्सो यहाँ पे हमारा ये जो है ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को कुछ भी ओवरराइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपने को समझ में आया। इसमें आपको एक और बात बताना जो कि यहाँ आई गेस आगे लिखा होगा, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनी का जो टैक्स इनकम टैक्स होता है वो 40% के बेसिस में होता है, और अगर आपको सपोज यहाँ पे डीटीए प्रोवाइड कर रहा है कुछ और रेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट है ना उसमें आप बेनिफिशियल नहीं देख सकते हो। ठीक है, आप आइटम्स वगैरह में देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको फॉरेन कंपनी में मतलब बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में आपको बताया है कि सपोज 50,000 का कुछ एक्सपेंसेस है वो आपको अलाउ नहीं होगा, और DTAA बोल रहे हैं कि चलो वो अलाउ कर सकते हो। तो नाउ विच इज़ मोर बेनिफिशियल, DTAA इज़ मोर बेनिफिशियल, तो यू कैन चूज DTAA। बट नाउ टैक्स रेट के हिसाब से अगर यहाँ पे कंपनी 30% है एंड यहाँ पे 40% है, तो यू हैव टू गो फॉर 40%। ठीक है, यहाँ पे आप टैक्स रेट में बेनिफिशियल नहीं देख सकते हो, यहाँ पे आप बाकी चीज़ में बेनिफिशियल देख सकते हो। ठीक है, मतलब एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि फॉरेन कंपनी के केस में जो 40% पे टैक्स रेट लगता है वो आपको लेना ही पड़ेगा, इवन दो मोर बेनिफिशियल आपको अलाउड है। एंड सेकंड आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मीनिंग ऑफ टर्म यूज इन DTAA विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी टर्म जो कि यूज़ हो रहा है DTAA में, ठीक है, मतलब हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें एक टर्म हमको बताया गया है और वो टर्म को हमने एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, एग्रीमेंट में तो डिफाइन नहीं है, उसके साथ साथ वो एक्ट में भी डिफाइन नहीं है, एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाते हैं और उस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो उस टर्म का मतलब हम क्या ले लेंगे पता, जब हमारा एग्रीमेंट में एंटर हुआ था ना, मतलब उस टर्म का मतलब हम रेट्रोस्पेक्टिवली ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस टर्म का मतलब आज पता चला है, एग्रीमेंट 2 साल पहले एंटर हुआ था, दैट डजंट मीन कि ये टर्म का मतलब आज हुआ है। अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि जिस टाइम अपन एग्रीमेंट में एंटर किए थे तब से इस टर्म का मतलब यही हो रहा है। द टर्म शेल हैव द मीनिंग असाइन इन द स्टेट नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में होगा वो उसका मीनिंग होगा, एंड द इट शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द DTA केम इनटू फोर्स। जब हमारा एग्रीमेंट फोर्स में आ रहा है तब से इसका एप्लीकेबिलिटी होगा। ठीक है, अपने को नोटिफिकेशन वाली डेट नहीं देखना, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में कि कोई भी टर्म जो कि यूज़ हो रहा है एग्रीमेंट में विच इज़ डिफाइन इन DTA इटसेल्फ, मतलब जो भी टर्म यूज़ हो रहा है DTAA में, जो भी टर्म यूज़ हो रहा है एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट में ही उसका डेफिनेशन आपको दे दिया गया है। तो जो आपको डेफिनेशन एग्रीमेंट में दिया है वही डेफिनेशन अपने को लेना है। एंड थर्ड केस अपने को बोल रहा है कि कोई भी टर्म जो कि एग्रीमेंट में है विद जो कि यूज़ हुआ है एग्रीमेंट में, बट वो एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं हुआ है, बट इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन हुआ है। फर्स्ट केस में हमारा एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं था, इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइन नहीं था, और उसके लिए हमको अलग से नोटिफिकेशन लाना पड़ा। तो अपन नोटिफिकेशन वाला मतलब लेंगे और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा एग्रीमेंट वाले दिन से। एग्रीमेंट में डिफाइन है तो एग्रीमेंट में डिफाइन वाला ही ले लेंगे। अगर यहाँ पे एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं है बट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, तो उसका सेम मतलब होगा जो कि हमको इनकम टैक्स में बताया गया है। ठीक है,
समझ में आया? तो बेसिकली अगर इसमें आप देखोगे तो बाकी ये दोनों तो डीम था, यही वाला आपको देखना है कि अगर नोटिफिकेशन से ला रहे हैं हम तो भी हमारे यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है, बाकी सब तो डीम्ड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो एसएससी है जो कि रेसिडेंट नहीं है एक कंट्री में, तो अगर उसको वहाँ पे क्लेम उसको रिलीफ क्लेम करना है तो उसके लिए उसको टीआरसी दिखाना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ टीआरसी? देयर इज़ एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एंड अगर वो गवर्नमेंट ऑफ उस कंट्री को टीआरसी दिखाएगा, मतलब टैक्स रेसिडेंसी मतलब जहाँ पे वो रेसिडेंट है उसका सर्टिफिकेट दिखाएगा, तो देन उसको रिलीफ मिल जाएगा ना। यहाँ पे एक सीपीडीटी का सर्कुलर आया था कि जो टीआरसी होता है ना, जो भी रेसिडेंट प्रोड्यूस करेगा फॉरेन कंपनी को, वो एक्सेप्ट कर लेंगे उन लोग, उसमें उन लोग फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ये जो टीआरसी है वो वैलिड है नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ एविडेंस कि हाँ सही में अगर वो टीआरसी शो कर रहा है दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली अगर वो टीआरसी शो कर रहा है दैट मीन्स वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो वहाँ का रेसिडेंट है। ये अपन प्राइमा फेसी या कॉन्क्लूसिव मतलब एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ वो वहाँ का ही रेसिडेंट का बंदा है, ठीक है। ये हमारा क्लैरिफिकेशन था सीबीडीटी से। देखो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री वुड कंस्टिट्यूट प्रूफ ऑफ टैक्स विदाउट एनी फर्दर कंडीशन, तो वो उसको प्रूफ मान लेगा बट कोई भी और कंडीशंस नहीं रखेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी चार्ज शुड नॉट बी रिगार्डेड। मैंने जो आपको बताया था 40% वाला केस, यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आपका 40% केस है दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए लेस बेनिफिशियल है, ठीक है। उसको आपको लेस फेवरेबल चार्जेस या लेवी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी ऐसा नहीं मानना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सीबीडीटी प्रोवाइड किया था कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ डीटीए है वो हमारा अब यहाँ पे मतलब बेसिकली डीटीडब्ल्यूए वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रिवेल करेगा, तो इनकम टैक्स हमारा जनरल प्रोविजन है, डीटीडब्ल्यूए स्पेसिफिकली एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ है तो यहाँ पे डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके तब इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जामिन करेक्टनेस और अदरवाइज, ठीक है। DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज नथिंग दैन DTAA वो एंटर इनटू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर एट द डोमेस्टिक लॉ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रिवेल करेगा ओवर जनरल प्रोविजन ऑफ एक्ट हमारा जनरल है, DTAA हमारा स्पेसिफिक है, दैट मीन्स DTAA विल प्रिवेल। ओके ये था हमारा सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 हमारा क्या था, बायलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर था। समझ में आया? यहाँ पे एक वापस देख लो, यहाँ पे अपन एंटर करते हैं फॉर रिलीफ ग्रांट करने के लिए अवॉइडेंस ऑफ DTAA। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिकवरी यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो बताया था कि मोड जो बेनिफिशियल है एसएससी बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को गार को ओवरराइड नहीं कर सकता, ये पढ़े। उसके बाद यहाँ पे मतलब मीनिंग देखे तो उसमें अपने को बस ये देखना है कि अगर नोटिफिकेशन बाद में नोटिफिकेशन इशू करके बाद में कोई टर्म को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे अपना टीआरसी के बारे में है और टीआरसी हमारा कंक्लूसिव एविडेंस होगा, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। उसके बाद फॉरेन कंपनी का 40% रेट होगा, उसको हम लेस बेनिफिशियल, उसको मोर लेस बेनिफिशियल नहीं मानेंगे। एंड जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है। इसको एक इलिस्ट्रेशन हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 90A दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ टू बी एक्सटेंडेड टू एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन एडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अपने को 90A सेक्शन वाला पढ़ते हैं अभी। 90A में अपने को बेसिकली स्पेसिफाइड एसोसिएशन में सेम है कि कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया एंटर कर सकता है कोई भी एग्रीमेंट विद एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। और यहाँ पे वो नोटिफिकेशन लाके ऑफिशियल गैजेट में हमारे लिए रूल्स बता सकते हैं कि कैसे डबल टैक्सेशन मिलेगा, कैसे अवॉइड होगा, ठीक है, कैसे हमको रिलीफ मिलेगा, कैसे इसका अवॉइड होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, कैसे रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स होगा। ओके एंड बाकी इसमें जो भी हमने अभी तक प्रोविज़न पढ़ के आ रहे हैं सारे प्रोविजंस वही हैं। देखो ये टर्म्स वाले वही हैं, पूरा वही है, तो इसको आपको वापस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 91 दैट इज़ यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स। मतलब जिस कंट्रीज़ में कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें आपको 5 चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी, 5 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपका सेक्शन नंबर 91 अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कंट्री का एग्रीमेंट नहीं है तो इसमें जो अपने को रिलीफ मिलेगा वो एज पर सेक्शन नंबर 91 मिलेगा। पर यहाँ पे सेक्शन नंबर 91 अप्लाई होने के लिए हमको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या क्या कंडीशंस है कि जो एसएससी है वो रेसिडेंट इन इंडिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम इज टैक्सेबल। तो हमारा जो एसएससी है वो इंडिया का रेसिडेंट होगा तब ये सेक्शन नंबर 91 अट्रैक्ट होगा। सेकेंड है कि इनकम एक्रू और अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, बंदा इंडिया का है, इनकम उसको मिल रहा है आउटसाइड इंडिया से। इनकम इज नॉट डीम टू और एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वही है अगर वो एक्रू और अराइज होगा आउटसाइड इंडिया एंड इज नॉट डीम टू और एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है।
उसके बाद है कि इनकम इन क्वेश्चन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। यहाँ पे हमको फॉरेन कंट्री के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। एंड एसएससी हैज़ पेड टैक्स ऑन द इनकम इन द फॉरेन कंट्री, और एसएससी उस टैक्स को पे कर रहे हैं और कोई भी रिलीफ नहीं है बिटवीन द कंट्रीज। ओके, क्या अच्छा यहाँ पे 6 कंडीशन है। क्या 6 कंडीशन है? फर्स्ट कि हमारा जो एसएससी है वो रेसिडेंट होगा, उसका जो इनकम का सोर्स है मतलब एक्रो अराइज होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, डीम टू एक्रो अराइज इंडिया में नहीं होगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा वो एज पर फॉरेन टैक्स होगा, और वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो इस केसेस में यहाँ पे जो एसएससी है उसको डिडक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। जो वो इंडियन इनकम टैक्स पे करना था उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एंड दिस डिडक्शन वुड बी सम कैलकुलेटेड ऑन सच डबल टैक्स इनकम एट द इंडियन रेट, और ये वाला मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, एक बार इधर आ जाओ। समरी में वो आपको मैं कैसे रिलीफ मिलेगा इस पर सेक्शन नंबर 91 वो आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन के तो समझेंगे वो अच्छे से समझ में। उसके बाद आप एक बार समरी में आ जाओ। बायलेटरल रिलीफ है, एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट क्या चीज़ के लिए करेगा? रिलीफ प्रोवाइड करेगा अवॉर्डेंस के लिए है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ज़्यादा बेनिफिशियल है उसको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रेट हायर फॉरेन कंट्री और डोमेस्टिक वाला का बोल रहा है कि 40% हमारा लेस बेनिफिशियल नहीं मानेंगे। टीआरसी के बारे में बोल रहा है कि टीआरसी देना है और वो बिना कोई कंडीशन के उनको एक्सेप्ट करना है, वो एज एन एविडेंस। यहाँ पे यूनिलेटरल रिलीफ है, नो एग्रीमेंट है, एसएससी होना चाहिए इंडिया का, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, इनकम टैक्स आउटसाइड लगेगा, इनकम टैक्स पे करना चाहिए, नॉट डीम टू बी और एक्रू रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे जो अपने को मिलेगा वो डबली टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन सेट कंट्री विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, टोटल इनकम टैक्स जो आपका इंडिया है वो लेना है, मतलब जित टोटल इनकम ऑफ इंडिया ले लो, और जो टोटल टैक्स आप इंडियन इनकम में जो पे कर रहे हो वो है। तो न्यूमरेटर में आपका टोटल टैक्स इन इंडिया आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका टोटल इनकम इन इंडिया आ जाएगा, एंड इनटू सच डबली टैक्स इनकम, एंड सेम विद द फॉरेन कंपनी। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। ओके, इसमें यहाँ पे अपन एक चीज़ छोड़ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वो फर्दर पढ़ेंगे। दैट इज़ ये देखो मैं कहाँ थी, मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 90 एक्सप्लेन किया आपको। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो भी हम करेंगे, एक बार बात का और चीज़ पढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एफटीसी है, रूल 128 है, वो भी फर्दर पढ़ेंगे। ये एफटीसी के बाद डायरेक्ट समरी है जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पहले वो कर लेते हैं, देन वी विल डू एफटीसी एंड देन वी विल डू द नंबर्स। और नंबर टाइम ही मैं आपको 92 का रिलीफ कैसे निकालते हैं वो बता दूंगी। कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले अपने को आर्टिकल नंबर 5(2) में हमको बताया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा। तो जो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है वो कोई ब्रांच ऑफिस है वो हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई भी फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, सेल्स आउटलेट, वेयर हाउसेस, या कोई भी माइन या ऑयल या गैस क्वेरी, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो भी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, टू बी प्रिसाइज आपका ब्रांच ऑफिस फैक्ट्री वगैरह कुछ भी, तो वो हमारा क्या हो सकता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होलली आइदर होलली या पार्टली कैरी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी डीटी हैज़ अ स्पेसिफिक क्लॉज विच विल डील विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपने को एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि जो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब जो भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से जो इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, उसको हम इंडिया में कब तभी टैक्स करेंगे अगर उस नॉन रेसिडेंट का, उस फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम फेसबुक है, फेसबुक का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है, उसका ऑफिसेस है इंडिया में। तो यहाँ पे फेसबुक का जो भी हमारा इनकम होगा, ठीक है, अगर वो उसका कोई भी नॉन रेसिडेंट है, अगर उसका कोई भी इनकम जो कि रिसीव इन इंडिया हो रहा है, तो उसको हम टैक्स करेंगे इंडिया के बेसिस में, क्योंकि उसका जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो डीटीए है वो तभी लगेगा, प्रोवाइड करेगा कि जब भी जो भी इनकम है नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का उसको रिसीव हो रहा है अगर इंडिया में, तभी यहाँ पे वो टैक्सेबल होगा अगर उसका जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 9 में जो वो हमारे रॉयल्टी, एफटीएस और वो सब है, उसमें बिजनेस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वो DTAA में आ रहा है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट लगेगा। DDAA में है तो अपन ये देखेंगे कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है कि नहीं। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तभी उसमें वो टैक्स लगेगा। एंड अगर हम इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से जाएँ तो अपन बिजनेस कनेक्शन, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ या फिर समझाने वाली, मतलब वो जो NR टैक्सेशन की 3 वीडियोस डालने वाली हूँ, उसके
सेकेंड वीडियो में मेरा बिजनेस कनेक्शन के ऊपर होगा। फर्स्ट हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड नया टैक्सेशन होगा। तो सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ BPO यूनिट्स इन इंडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ क्वेश्चंस कम। उससे पहले यहाँ पे एक और जो छूटा है वो भी बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सेक्शन नंबर 91 का सबसेक्शन 2 में, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है बट यहाँ पे BG सर के बुक में अपने को ये वाला दे रखा है 91 सबसेक्शन 2 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है प्रीवियस ईयर में, और उस बंदे का, वो जो रेसिडेंट इन इंडिया है उस बंदे का, चलो को ये रहा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक रेसिडेंट है, अगर जो रेसिडेंट इन इंडिया का है और अगर उसका एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। उसका एग्रीकल्चर इनकम कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है पाकिस्तान में, और वो उस एग्रीकल्चर इनकम के वजह से पाकिस्तान में टैक्स पे कर रहा है। कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया हो रहा है, उसका एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर इनकम वो एज़ पर पाकिस्तान की जो भी लॉज है उसमें वो टैक्सेस पे कर रहा है, तो उसको रिडक्शन कैसे मिलेगा। तो जितना वो टैक्स पे किया है पाकिस्तान में एज़ पर पाकिस्तान लॉ, या फिर अगर वो इंडिया के हिसाब से जिसको जितना पे करना पड़ता है, यहाँ के हिसाब से जितना वो पे करता, इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से जितना उसको पे करता, विच एवर इज़ लोअर, उतना का उसको रिडक्शन मिल जाएगा। वंस अगेन, अगर रेसिडेंट इन इंडिया है, उसका एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है पाकिस्तान में और उसको वहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ रहा है उस एग्रीकल्चर इनकम में, तो जो रिडक्शन है, जितना उसने टैक्स पे किया है या फिर जितना एज़ पर इंडियन लॉ जितना उस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ता, विच एवर इज़ लोअर, उतना उसको रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें एक यहाँ पे नहीं था बट BG सर के बुक में था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनकेस इम्पोर्टेंट होगा तो। एक बार ये इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसी से मैं फिर आपको स्टेप समझाऊंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंदिता एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, वो एम्प्लॉई है प्रसार भारती की रिटायर्ड एम्प्लॉई है, जो कि एज 60 ईयर्स की है, वेल नोन ड्रामाटिस्ट है, जिसका इनकम है 1,10,000 फ्रॉम द थियोरेटिकल वर्क, जो कि अब्रॉड हो रहा है। तो ये जो 1,10,000 है वो हमारा क्या है, फॉरेन इनकम है, ठीक है। तो 1,10,000 मैं येलो से कर रही हूँ, जो भी येलो से कर रही हूँ वो फॉरेन इनकम होगा। और इसमें वो जो टैक्स डिडक्ट करेगी, जो कि जहाँ पे वो परफॉर्म कर रही है वो है 11,000, तो वो 11,000 टैक्स पे कर रही है। तो यहाँ पे अपन टैक्स रेट निकाल सकते हैं। 1,10,000 में 11,000 का, वो 1,10,000 की इनकम में 11,000 का वो टैक्स पे करे, तो उससे हमारा टैक्स रेट निकल जाएगा। फर्दर देखते हैं अगर कुछ और इनकम है तो। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया का कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, ये कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए। अंडर सेक्शन नंबर 90 कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। फिर उस पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इंडिया में उसका इनकम कितना है, 6,10,000 का इसका इंडिया में इनकम है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे 6,10,000 उसका इंडियन में इनकम है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या की है, ये डिपॉजिट की है 1,50,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और अप्रूव पेंशन फंड में 32,000 का पेमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 20,000 का पेमेंट की है, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 26,000 का भरी है अपने फादर के लिए, जो कि नॉन रेसिडेंट 84 ईयर के हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अपने को टैक्स कंप्यूट करना है नंदिता का। तो ये केस अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मार्क कर लीजिए, इससे कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मतलब बेसिकली ये जो रिलीफ है अपना अंडर सेक्शन नंबर 91, ये रिलीफ निकालने के लिए अपनी क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, इनकम डिराइव होना चाहिए फॉरेन कंट्री से, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड होना चाहिए, या फिर हम फॉरेन कंट्री में पे कर दिए हैं टैक्सेस, और यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये, क्योंकि हमको ये लाइन दिया है तो अपन ये मान लेंगे कि कोई भी ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 91 के सारे जो कंडीशन है वो हमारे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप चेक कर लो, तो यहाँ पे अपने को 91 का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसमें 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या निकालना है, आपको नेट टोटल इनकम निकालना है। नेट टोटल इनकम, ध्यान रखो, नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम मतलब जितने भी आपके इनकम्स हैं उसमें से आपको सारे जो डिडक्शंस हैं उसको माइनस कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास 2 इनकम है, 1,10,000 हमारे को फॉरेन से मिला है, 6,10,000 अपने को कहाँ से मिला है, इंडिया से। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6,10,000 हमारा इंडियन इनकम, एंड यहाँ पे अपना ये फॉरेन इनकम, ये वो अपना ग्रॉस टोटल इनकम। अब अपन डिडक्शन करके नेट टोटल इनकम निकालेंगे। डिडक्शन के लिए देखो यहाँ पे 80C में अपने को यहाँ पे पेंशन फंड यहाँ पे 1,50,000 का मिल रहा है, और यहाँ पे ये 32,000 का मिल रहा है। बट अगेन हमको फर्दर 2-3 सेक्शन मिला के अपने को कितना चाहिए रहता था, 1,50,000। तो यहाँ पे ये जो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो 7,20,000 में से 1,50,000 माइनस करना है। ये देखो यहाँ पे अपने को 80C का बताया है, PPF में 1,50,000, 80CCC में अपने को बताया है 32,000, 1,82,000। बट 80CCE में अपने को बोला है कि जो रेस्ट्रिक्टेड होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा 1,50,000
50,000 तक। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे वो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में वो 28,000 की, तो 28,000 का पूरा का यहाँ पे अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें को मैक्सिमम अगर हमको यहाँ पे जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल है वो 50,000 का डिडक्शन अलाउेबल है। यहाँ पे वो 28,000 का कर रही है, तो 28,000 अपने को पूरा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे वो जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर है 26,000 का, उसमें अपने को 25,000 का मिलेगा, क्योंकि अगर आप 80D वाले सेक्शन देखें तो उसमें आपको 25,000 तक ही लिमिटेड है। इसके लिए आपको डिडक्शन चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रिडक्शन चैप्टर का ऑब्वियसली याद नहीं रहता है, आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपको याद होते जाएगा। रिडक्शन के 2 वीडियोस मैंने पूरे डिडक्शन कंप्लीट करके सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन्स 2 वीडियोस में मैं अपलोड कर रखी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 25,000, तो टोटल हमारा यहाँ पे नेट टोटल इनकम कितना निकला 5,17,000। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम निकला था 7,20,000, उसमें से जो डिडक्शन थे वो हमने माइनस कर लिए, एंड हमारा जो नेट टोटल इनकम निकला है वो 5,17,000। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो था नेट टोटल इनकम निकालने का वो हमारा निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो है हमको टैक्स निकालना है। ये जो हम टैक्स निकालेंगे ना, ये जो टैक्स निकालेंगे, ये हम टैक्स कैसे निकालेंगे, इसमें अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज ऐड करेंगे। सेस तो हमेशा ऐड होता है, तो सेस तो ऐड रहेगा ही और सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, बट इसमें कोई भी TDS का प्रोविज़न, कोई भी TCS का, मैट का, AMT का, कोई भी एडवांस टैक्स, ये सब हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो हम ग्रॉस टैक्स निकालेंगे, इसमें हम ग्रॉस टैक्स निकालेंगे, इसमें हमारा सरचार्ज और सेस तो इंक्लूड होगा, बट TDS, TCS, मैट और एडवांस टैक्स ये सब हमारा नहीं होगा। तो बेसिकली 5,17,000 में अपन टैक्स रेट से इनकम टैक्स निकाल देंगे, एंड यहाँ पे अपन सरचार्ज 4% पे ऐड कर देंगे, तो हमारा जो टोटल इनकम होगा वो 3936। तो एक बार पॉज करो वीडियो, देखो इतना निकल रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ पे ये जो नंदिता है वो एज कितनी की है, 60 ईयर्स की है। तो इसमें जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है वो 2,50,000 की नहीं है, बट वो 3 लाख की एग्जाम्शन लिमिट है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो ग्रॉस टैक्स आएगा वो इतना आना चाहिए। अब आपको ये हमारा स्टेप 2 हुआ। ठीक है, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, अब स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 में अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया बोल रहा है कि कितना रेट से आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना इंडिया में कितना पे करें, देखो 13,1936 हमारा टोटल टैक्स है। टोटल इनकम हमारा जो नेट टोटल इनकम था उससे हम डिवाइड कर लेंगे, इंटू 100 करेंगे, हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकल जाएगा। और फॉरेन कंट्री में जाने के लिए अपने को मैं पहले ही बता दी थी, 11,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10% आएगा। हमारा स्टेप 3 एंड स्टेप 4 हो गया, दोनों का हमको एवरेज रेट निकालना है। यहाँ पे इंडिया का एवरेज निकालने के लिए अपन ग्रॉस टैक्स बाय नेट टोटल इनकम इंटू 100 करते हैं, वहाँ पे अपन का फॉरेन का टैक्स बाय फॉरेन का इनकम इंटू 100 करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 4 स्टेप 5 हो गया। ठीक है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 करते हैं। स्टेप 5 में जो हमारा ये एवरेज रेट निकला ना, उसमें से विच एवर इज लोअर वो देख लेंगे। तो इस केस में क्या लोअर है, इस केस में हमारा लोअर है 2.96%। ठीक है, वो लोअर है, तो अपना 2.96% पे अपन क्या करेंगे, अपने को डिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये जो 2.96% है, जितना हमारा फॉरेन इनकम है उससे अपन इंटू करते हैं, दैट इज हम यहाँ पे इंटू करेंगे 1,10,000 से, एंड जितना अमाउंट आएगा वो हमको उतना का रिलीफ मिलेगा। दैट मीन्स हमको जो टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा वो 3936 माइनस जितना का अपने को रिलीफ मिला, जो कि 1,10,000 इंटू 2.696% है। तो इतना का अपने को रिलीफ मिलेगा, तो इतना अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल। तो अभी मैं आपको आओ इधर, आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स है। ये देखो, सबसे पहले अपने को निकालना है नेट टोटल इनकम। ठीक है, इंडिया का भी फॉरेन कंपनी का भी। उसके बाद अपने को निकालना है ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स आफ्टर सरचार्ज और सेस होगा, बट यहाँ पे TDS, TCS, मैट, AMT नहीं होगा। ये यहाँ पे स्टेप 2 था। स्टेप 3 में अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है, तो यहाँ पे ग्रॉस टैक्स बाय NTI इंटू 100 आएगा। एंड देन फोर्थ में अपने को रेट जिसमें फॉरेन कंपनी को टैक्स पे करना है, मतलब फॉरेन टैक्स बाय फॉरेन का इनकम इंटू 100। एंड नेक्स्ट स्टेप में अपने को लोअर लेना है ऑफ 3 एंड 4। अपने जो ये दोनों रेट निकाले इसका लोअर लेना है अपने को। एंड कितना अमाउंट ऑफ रिलीफ मिलेगा अपने को, जो रिलीफ मिलेगा वो फॉरेन इनकम करेंगे इंटू ये जो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा इंटू स्टेप 5 करेंगे, जो आएगा उसको अपन टैक्स से माइनस कर देंगे, उतना अपने को क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है, इसको लिख लीजिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है एक बार देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, करते हैं अभी फटाफट, एंड देन दिस विल एंड आवर DTAA चैप्टर।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कॉस्मोस लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो रही है मॉरिशियस में, जिसका ब्रांच ऑफिस है हैदराबाद में, जो कि ओपन हो रहा है अप्रैल 2019 में। ठीक है, इंडियन ब्रांच ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रखा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। उसमें उनका जो इनकम डिस्क्लोज किया है वो 50 लाख से किए हैं, और जो टैक्स वो पे कर रहे हैं 30% के हिसाब से पे कर रहे हैं, एंड 4% उनका सेस लग रहा है। ओके, the taxation on the permanent establishment which an enterprise of a contracted state has in the other shall not be less favorable. ओके। however जो यहाँ पे असेसिन ऑफिसर है वो कंप्यूट किया टैक्स ऑन इंडियन ब्रांच एट द रेट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी दैट इज 40+ हाई। तो यहाँ पे ओके तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो कॉस्मोस लिमिटेड बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक जो कंपनी है वो मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसका जो ब्रांच है ऑफिस है वो हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जो कि अपना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में रखने वाली है। तो इसमें अपन टैक्स चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट फंड अपना यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हैदराबाद वाली ऑफिस है उसमें हमारा जो रेट चार्ज होगा वो 30+ हायर चार्जेस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे बट असिस्टेंट ऑफिसर बोल रहा है कि यहाँ पे भी 40% के रेट से लगेगा। तो हम ये वाला तो पढ़ते ही आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 92 में हमको स्पेशली बताया गया है कि अगर फॉरेन कंपनी के हिसाब से आपको अगर टैक्स रेट लग रहा है तो उसको अपन ये नहीं मानेंगे कि वो लेस फेवरेबल है। अपन ऑब्वियसली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मोर बेनिफिशियल होगा एसएससी को वो चूज़ करेगा, बट टैक्स रेट जब फॉरेन कंपनी का है उसमें ये वाला बातें नहीं बोली गई है। तो आप उसका आंसर पढ़ो, कैसे लिखोगे। यहाँ पे अंडर सेक्शन नंबर 92, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी एग्रीमेंट में एंटर हुआ है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया या कोई भी स्पेसिफाइड टेरिटरी में, एज द केस में भी, इन रिलेशन टू द एसएससी टू होम सच एग्रीमेंट अप्लाइज, जो प्रोविजन है, जो एग्रीमेंट है और जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होगा जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी को। ठीक है, तो इस केस में इस केस में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30% है विच इज़ लोअर देन 40%, तो 30% मोर बेनिफिशियल है। हाउएवर अपने को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 90 में, क्लैरिफाई किया गया है कि जो चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी है वो रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, उसको हम लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे। मतलब फॉरेन कंपनी का चार्ज 40% है, डोमेस्टिक का 30% है। वी नो दैट 40% ज़्यादा है, बट यहाँ पे इसको हम लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो जो 40% के कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहा है। यहाँ पे 30% के हिसाब से नहीं लगेगा, यहाँ पे 40% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हम जो इलस्ट्रेशन पढ़ के आ रहे हैं उसका छोटा भाई है ये। ठीक है, मतलब अगर इलस्ट्रेशन कर लो तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कल्पेश कुमार एक रेसिडेंट है इंडिविजुअल। ठीक है, उसका म्यूजिशियन, उसका जो इनकम हो रहा है वो 7,50,000 हो रहा है फ्रॉम द कंसर्ट परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। तो ये फॉरेन इनकम उसको हो रहा है 7,50,000, और उसमें जो वो टैक्स पे कर रहा है वो 1 लाख का टैक्स पे कर रहा है, मतलब फॉरेन टैक्स हमको 1 लाख पे करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 91 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो उसका इंडियन का इनकम है वो 30 लाख का है, अपने को टैक्स लायबिलिटी बताना है। और यहाँ पे जो रिडक्शंस दिए हैं वो अपने को पीपीएफ में 1,50,000 का दे दिया, और जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके फादर का जो कि 52,000 का दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंडियन एंड फॉरेन इनकम आ जाएगा। रिडक्शन में 1,50,000 का 1,50,000 का ही कट जाएगा। यहाँ पे ये फादर जो कि एज 65 थे, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 50,000 का है, और वहाँ पे वो 25,000 का था। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, अपना ग्रॉस नेट टोटल इनकम निकल गया, अपन ग्रॉस टैक्स निकालेंगे। देन 91, फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो थर्ड स्टेप में अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकालना है। तो अपना जो ग्रॉस टैक्स हो उसको अपन डिवाइड करेंगे विथ 35,500 इंटू 100 दैट इज 25%, एंड एवरेज टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री करेंगे विच एवर इज लोअर दैट इज 13.3%। तो 7,50,000 जो हमारा फॉरेन इनकम था उसमें से 13% काटेंगे, एंड हमारा जितना भी टैक्स पेबल है उसमें से माइनस अपन रिलीव कर देंगे। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको देख लो, या फिर इलस्ट्रेशन को एक बार खुद से कर लो हाथ से करके, तो ये वाला क्वेश्चन देखना ही नहीं पड़ेगा। प्रोवाइडेड डिडक्शन चैप्टर्स में इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आई वुड सजेस्ट कि डिडक्शन जब रिवाइज करोगे तभी उसके साथ साथ कर लो तो ईजीली हो जाएगा, बट एग्जाम में तो याद करके ही जाना है। तो या डिडक्शन चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन इसमें चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आता है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न बाय मिस विविता और रेसिडेंट एज 25 फॉर असेसमेंट ईयर। यहाँ पे सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्लेन स्नूकर मैचेस इन कंट्री एल है, मतलब फॉरेन कंट्री से जो इनकम हो रहा है, फॉरेन कंट्री में जो टैक्सेस पे कर रहे हो वो 1.80 है। ठीक है, इंडिया में आप 19.20 का इनकम आपको हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो अपने फादर के लिए जो कि एज है 62 ईयर्स का, और आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, और वहाँ पे कोई भी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है। तो अगेन
यहाँ पे 19.20 प्लस 12 हो जाएगा, जो कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 31 हो जाएगा। उसमें से अपन माइनस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लास्ट 1,50,000 तक कर सकते हैं, यहाँ पे 1,10,000 है तो सब माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे अपन का जो ये है 62 ईयर्स है, तो ये 54,000 की जगह अपन 50,000 ही माइनस कर सकते हैं। तो हमारा नेट टोटल इनकम 29,60,000 आ गया। उसमें से अपन टैक्स निकालेंगे, यहाँ पे ये एज 25 ईयर का, तो यहाँ पे ये 2,50,000 के हिसाब से लिमिट होगा। हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा 7,28,520। अब अपन एवरेज निकालेंगे तो 7,28,520 डिवाइडेड बाई 2960 इंटू 100 दैट इज 24% आएगा। एंड सेकंड केस में अपन क्या निकालेंगे, फॉरेन इनकम अपना 12 लाख है, बट फॉरेन का टैक्स है 1,80,000, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, देखो 15% है, विच एवर इज लोअर 15% लोअर है, तो 12,000 में 15% निकालेंगे, जितना आएगा अमाउंट जो कि ऑब्वियसली 1,80,000 ही आएगा, उसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे। 728,520 में से 1,80,000 माइनस करेंगे, तो अपन को ये जो पे करना है टैक्स पेबल इन इंडिया है दैट इज़ 5,40,520। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको नोट्स दे दिया है कि वो बेसिकली वो 4 कंडीशंस जो है वो 4 कंडीशन लिख लो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन नंबर 91 के हिसाब से रिलीफ मिलेगा। एंड यहाँ पे जो डिडक्शंस के हैं वो सब आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बेसिकली यहाँ पे ही लिख दिया बोल के, यहाँ पे इसका डिडक्शन का कुछ नोट्स नहीं लिखा है। मोर बेटर प्रेजेंटेशन वुड भी कि यहाँ पे आप इतना डिटेल लिखो मत और नोट्स में डिटेल लिख दो। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द टैक्स implications ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस thereof when such transactions are governed by डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे कि हमको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से टैक्स implications पता चल जाएंगे। तो इसके रिलेटेड हम क्या पढ़ के आए, इसके रिलेटेड हम ये पढ़ के आए कि जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है उसमें एक आर्टिकल रहता है, वो आर्टिकल हमको क्या बताया है कि प्रोवाइडेड दैट द business income is taxable in the country of residence unless the enterprise is a permanent establishment in the country of source। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फेसबुक का एग्जांपल, अगर जो फेसबुक का एग्जांपल में अगर हमारा उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होता तो हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते थे। तो हमको यही पता है। फिर उसके बाद एज पर सेक्शन नंबर 92 यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिससे कि वो आइदर होल्ड या पार्टली अपना एंटरप्राइज अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बताया कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो फिक्स होना चाहिए, एंड द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज मस्ट बी कैरिड आउट होलली और पार्टली थ्रू दिस प्लेस। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में सॉरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है कि बेसिकली फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता है और आइदर होलली या फिर पार्टली अपना बिजनेस वो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू करता है। ठीक है। ये तो बात हुई। इसके बाद हम यहाँ पे रेसिडेंस वाले चैप्टर में नहीं, सेक्शन नंबर 9 में हम ये पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 9(1) रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन फॉर डिविन बिजनेस इनकम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी हम इनकम को मानेंगे कि वो एक्रू हुआ है या अराइज इन इंडिया हुआ है, अगर उसका जो बिजनेस कनेक्शन है ना वो इंडिया में है, मतलब कोई भी नॉन रेसिडेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसका हम तब मानेंगे उसका इनकम एक्रू या अराइज हुआ है इंडिया में, अगर उस नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज का बिजनेस कनेक्शन कहाँ है, इंडिया में है। बिजनेस कनेक्शन फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। बिजनेस कनेक्शन समझ लो ऐसे ही। DTI however provided that business income is taxable only if there is a permanent establishment in India। तो बेसिकली यहाँ पे DTAA हमको क्या बोल रहा है, DTAA बोल रहा है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहिए अगर हमको टैक्स चार्ज करना है उस पर, या और सेक्शन नंबर 9 अपने को क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बिजनेस कनेक्शन चाहिए अगर हमको उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। ठीक है। एंड हमको पता है कि जो DTA है वो जनरल प्रोविज़न नहीं, वो स्पेसिफिक प्रोविज़न। ठीक है। तो सेक्शन अगर हमको पूछेगा सेक्शन 9 वर्सेस DTAA अगर हमको ऐसा पूछ रहा है तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक विल ओवररूल जनरल। तो हमारा हमको ये बता देना है कि अगर उस ट्रांजेक्शन्स के लिए एग्रीमेंट में आ रखे हैं हम, तो उस केस में हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तभी टैक्स चार्ज कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसके लिए DTAA है ही नहीं तो उसमें अपन सेक्शन नंबर 9 देखेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन में सेक्शन DTAA एग्रीमेंट है तो उसमें हम DTAA के हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो हम टैक्स चार्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बट अगर उसके लिए DTAA नहीं है तो उसमें हम बिजनेस कनेक्शन है तो हम उसमें क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि एक्सपर सेक्शन 9 वो डीम टू और एक्रू अराइज इन इंडिया हो रहा है, देयरफॉर उसमें हम टैक्स चार्ज कर लेंगे। ठीक है।
तो टू कंसाइज अपने को ये बोल रहा है कि इसमें दो चीज़ के बारे में बता रहा है, एक एग्रीमेंट के बारे में बता रहा है। DTAA में एक आर्टिकल है, वो ऐसा बताया है कि अगर कोई भी बंदा है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर है दूसरी जगह पे, तभी उसका हमारा क्या होगा, टैक्स चार्ज होगा। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब बता दिया, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोविजन ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस होली और पार्टली कैरिड आउट। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 बताया कि बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी है अगर आपको डीम टू एक्वायर रेजिडेंट इन इंडिया मानना है तो, ठीक है। बट यहाँ पे DTAA अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में DTAA गवर्न होता है तो वहाँ पे अपन स्पेसिफिक ओवर जनरल लेंगे, मतलब DTAA का मानेंगे। इनकेस अगर उसमें ट्रांजेक्शन में एग्रीमेंट नहीं है तो हम सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है, उसका हैविंग इनकम अर्न आउटसाइड India in a country with which no agreement under section number 90 exists, asks you to examine whether the credit for the tax paid on the foreign income will be allowed against his total income tax liability in India। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी DTAA का एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 90, यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 91 लग जाएगा, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो ये यूनिलेटरल वाला केस हो गया। एंड यूनिलेटरल में हमको कैसे मिल रहा है, अपन जो वो मैंने आपको स्टेप्स बताए वही स्टेप्स बताए कि मतलब यहाँ पे अगर कोई SSC है रेसिडेंट इन इंडिया तो उसका हम मानेंगे कि जो भी इनकम है वो हमारे इंडिया में चार्ज होगा। हाउएवर सेक्शन नंबर 95 हमको ये 91 अपने को ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं अंडर 90 तो उस केस में उसको डिडक्शन कैसे मिलेगा, उसको रिलीफ कैसे मिलेगा। रिलीफ हमने क्या किया था, विच एवर इज लोअर एवरेज टैक्स रेट ऑफ इंडिया और फॉरेन में जो लोअर होगा उतना का उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका वर्डिंग्स ध्यान दो, अ रिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम, अ सम कैलकुलेटेड ऑन सच डबली टैक्स्ड इनकम एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स और द रेट ऑफ टैक्स ऑफ सच फॉरेन कंट्री विच एवर इज लोअर और एट द टाइम और एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स इफ बोथ आर रेट्स आर इक्वल। अगर दोनों रेट्स इक्वल होगा तो इंडियन वाले के रिलीफ इंडियन रेट्स के हिसाब से रिलीफ मिलेगा, अगर दोनों अलग अलग है तो विच एवर इज लोअर वाला मिलेगा, ठीक है। बस ये जो बोल्ड लेटर्स है उसका वर्डिंग्स याद करके जाना है। बाकी जो सॉल्विंग केसेस है मैंने जो स्टेप्स वाइज बताया वही है। इसमें ये डबली टैक्स इनकम एट इंडियन रेट एंड एट फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर, ओके। तो यहाँ पे अपना अगर अपने को मेंशन किया गया है ना कि यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो हमारी यूनिलेटरल का केस आ गया तो सेक्शन नंबर 91 एक्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड 91 के हिसाब से आपको जैसे रिलीफ मिलेगा वैसा रिलीफ मिल जाएगा इस बंदे को भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ अ सर्टेन इनकम अर्नड इन इंडिया बाय मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट, ओके। यहाँ पे बता रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट बता रहे हैं कि कैसा होगा, कैसा टैक्सेशन होगा ऑफ सर्टेन इनकम वो इंडिया में अर्न किया है एज ए नॉन रेसिडेंट, ओके। तो सेक्शन नंबर 9 ही बताएगा यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। और DTAA बता रहे हैं विच अप्लाइज टू मिस्टर एक्स प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ सच इनकम इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इज मिस्टर एक्स लायबल टू पे टैक्स ऑन सच इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया, एग्जामिन। तो इसको आंसर यहाँ पे कैसा लिखा है देखो, एक तो अपने मन में एक ये आंसर आया होगा कि जो DTAA वर्सेस इनकम टैक्स है तो DTAA प्रीवेल करेगा, ठीक है, ये हमारा मन में एक आया होगा। एंड एक सेकंड हमारे मन में ये आया होगा कि ये दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल है वो चूज़ करेगा वो। देखो ये जो होगा ना ये इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बात मतलब आप कुछ और चाह रहे हो, SSC कुछ और चाह रहा है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तब आप ये कर सकते हो कि हाँ स्पेसिफिक ओवर जनरल होगा। मतलब फर्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको अगर लग रहा है कि आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हो। तो इस केस में बेनिफिशियल तो ऑब्वियसली ये है कि आप नॉन रेसिडेंट हो तो आप इंडिया में टैक्स ना पे करो, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 90 सबसेक्शन 2 क्लियर किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो DTAA में एंटर हो रहा है तो जो SSC है वो जो ये जो हमारा ये प्रोविज़न है और ये जो एग्रीमेंट है वो अप्लाई करेगा टू द एक्सटेंट जो कि मोर बेनिफिशियल टू द SSC है, प्रोवाइडेड वो 40% एंड 30% वाला जो रेट पढ़े हैं वो छोड़ के बाकी हमको बता रहे हैं कि जो बेनिफिशियल है उसके लिए वो चूज़ कर सकता है। उसके लिए उसको एक TRC मैंने बताया था TRC सबमिट करना पड़ेगा ऑफ दैट कंट्री। और यहाँ पे भी CVDT का क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर वो TRC सबमिट कर रहा है तो उसके ऊपर उसको उन लोग को उसे एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे फर्दर ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे लिखा है हाउएवर एज पर सेक्शन नंबर 94 SSC इन ऑर्डर टू क्लेम द रिलीफ अंडर द एग्रीमेंट हैज़ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट जिसको हम TRC बोलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री डिक्लेयरिंग द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया। उसके साथ उसको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देना है, फॉर्म नंबर 10F में स्टेटस देना है, ठीक है, पैन देना है, नेशनलिटी देना है अगर वो इंडिविजुअल है या कंट्री है, ठीक है, कंट्री के लिए इसको रजिस्ट्रेशन केस ऑफ अदर्स ये सब बताना है, ठीक है। SSC का टिन नंबर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द कंट्री ये सब देना है, उसको फर्दर ये सब डिटेल्स देना है। यहाँ पे फर्दर पढ़ो हाउएवर
SSC may not be required to provide information or any part thereof if the information or part thereof as the case may be is already contained in TRC। तो TRC में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हैं उसको ये बाकी सब इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, TRC के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि CBDT का क्लैरिफिकेशन है कि उसमें ये सब क्वेश्चंस नहीं करेगा, TRC में जो भी बातें लिखी हैं उसको वो एज अ जो भी लिखा है उसको सच मान लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, ठीक है, ये वाला केस था। इसमें ऐसे बताते हैं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है DTAA के बीच में और प्रोविज़न के बीच में तो स्पेसिफिक विल प्रिवेल मतलब ओवरऑल जनरल वाला, तो यहाँ पे अपना DTAA लगेगा। DTAA लगने की वजह से जो मिस्टर एक्स है ही विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स ऑन इनकम टैक्स अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड वो TRC सबमिट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री, जिस कंट्री का वो है वहाँ से वो TRC सबमिट कर रहे हैं एंड प्रोवाइड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो क्रक्स क्या निकला, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे अपने को 92 में बताया है बेनिफिशियल वाला, जो बेनिफिशियल है वो है, पर उसके लिए उसको TRC प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स में उसको ये देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी TRC में तो उसको फर्दर उसको सबमिट नहीं करना पड़ेगा। एंड CBDT का क्लैरिफिकेशन है कि अगर वो सबमिट कर लिया उसको वो एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक है वो ओवरऑल करेगा जनरल को, दैट मीन्स इसमें DTAA लगेगा। एंड DTAA के हिसाब से तो यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट है तो उसको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा प्रोवाइडेड वो TRC और अदर डॉक्यूमेंट्स जो उसको बोला गया है वो सबमिट कर रहा है, ठीक है। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो अभी अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो फॉरेन, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन बताती हूँ आपको। यहाँ पे है कि अरिफ एक रेसिडेंट है बोथ इंडिया का और अनदर फॉरेन कंट्री का, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में वो दोनों जगह का रेसिडेंट है, हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में उसके जो एसेट्स हैं उसके इनकम से वो हाईलाइटेड वाले हैं। तो क्या क्या है पहले अच्छे से पढ़ते हैं। ही ओन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ इन बोथ द कंट्रीज़, ओके, दोनों का रेसिडेंट है, दोनों में उसका घर है, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस भी है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ दोनों जगह पे है उसके। नाउ ही अर्न इनकम ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम रबर इंस्टेट इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में उसका इस्टेट्स हैं उसमें से उसको 50 लाख मिला। ही ऑल्सो सोल्ड सम हाउस प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड था फॉरेन कंट्री में, जिससे उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 10 लाख का। तो यहाँ पे हमारे जो इनकम फॉरेन के हैं वो 50 लाख एंड 10 लाख, 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, 50 लाख उसका बिजनेस इनकम हुआ, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरिफ हैज़ नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस इंडिया में नहीं था, ठीक है। ये पढ़ लो और भूल जाओ। नाउ आते हैं, हाउएवर ही हैज़ डिराइव रेंटल इनकम ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट इन इंडिया एंड ही हैज़ अ हाउस इन लखनऊ वेयर ही स्टेज ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ओके। नाउ ये आर्टिकल 4 मतलब बेसिकली ये आपको एक प्रोविज़न है जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, वो पढ़ लेते हैं। अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल is resident in both the countries, where an individual is a resident of both the contracting states, then he shall be deemed to be resident of the contracting state in which he has a permanent home, ठीक है। अपन क्या मानेंगे, अगर वो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये है ना, कौन है ये, अरिफ जैसे रेसिडेंट है बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो हम किसका रेसिडेंट मानेंगे, किसमें वो टैक्स पे करेगा, किसमें उसको DTAA का रिलीफ मिलेगा, उस केस में जहाँ पे हम ये मानेंगे कि जहाँ पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल है ना, वो जगह को हम क्या मान लेंगे कि वो वहाँ का रेसिडेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों जगह पे है। अच्छा, इस पहले ये आर्टिकल पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में, तो हम उसको रेसिडेंट किस जगह का मानेंगे, जहाँ पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम है। फिर लिखा है इफ़ ही हैज़ परमानेंट होम इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, अगर उसका जो परमानेंट होम है दोनों जगह पे, मतलब क्या है कि सपोज US का बंदा है तो US में भी उसका घर है, एंड जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में भी उसी का घर है, दोनों जगह उसका परमानेंट होम है। तो इस केस में क्या होगा, ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विथ विच हिज पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्लोजर, जहाँ पे उसका पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोजर होंगे। नाउ व्हाट डू मीन बाय पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशंस, कुछ भी आपको डिफाइन नहीं किया गया है। पर्सनल मतलब मे बी उसकी वाइफ वहाँ रहती होगी, ठीक है, ये पर्सनल हो सकता है। इकोनॉमिक जहाँ पे उसका बिजनेस ज़्यादा जहाँ पे हो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अब आपका मन है, पर अपने को तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये जो बंदा है वो इंडिया में उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि उसका
पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया में क्लोजर है? नहीं है, क्योंकि अपने को क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में नहीं है। एंड अपने को अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि उसको वो दोनों जगह पे उसका परमानेंट हाउस है। मतलब कि एक तो हमको यहाँ पे बताया कि दोनों की जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो लखनऊ में उसका एक घर है, जहाँ पे लखनऊ में भी एक घर है जहाँ पे वो जब इंडिया आता है तो वहाँ पे स्टे करता है, ठीक है। तो अपने को तो दोनों जगह पे ये बता दी कि दोनों जगह पे अपना क्या है, परमानेंट होम है। एंड यहाँ पे लगा अगर दोनों जगह पे परमानेंट होम है तो अपन क्या देखते हैं, पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। पर्सनल रिलेशंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। इकोनॉमिक रिलेशन में अपने को क्लियरली मेंशन किया गया कि कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस इंडिया में नहीं है। देयरफॉर हम इसको क्या मानेंगे कि ये रेसिडेंट है कहाँ का, फॉरेन कंट्री का, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो टीआरसी दे रहा है प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्री में जो टैक्स इनकम अराइज हो रही है उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया वाले का नहीं पे करना पड़ेगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी वह वर्डिंग्स पढ़ लो, देखना यही लिखा है। सेक्शन नंबर 90 हमको ये बोल रहा है कि अगर हम सेक्शन नंबर 91 हमको ये बोल रहा है कि कहाँ गया सेक्शन नंबर, देखो सेक्शन नंबर 91 का ये 90 सबसेक्शन 1 जो हमारा बायोलेटरल का है, हमको बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर कर सकता है इन ट्रांजेक्शन रिलीफ देने के लिए, अवॉइडेंस एग्रीमेंट अवॉइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सब के लिए आपको 91 एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये लिख दिया कि आरिफ का रेसिडेंशियल हाउस बोथ द कंट्री में है एंड इसका परमानेंट होम भी बोथ द कंट्रीज़ में है, बट उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। देयरफॉर इस केस में वो फॉरेन कंट्री का माना जाएगा, क्योंकि अपने को ये मेंशन किया गया है कि अपने को ये बोला गया है आर्टिकल 4 में कि अगर उसका जहाँ पे पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोजर है तो वो वहाँ का रेसिडेंट होगा। तो उसका जो परमानेंट एंड इकोनॉमिक रिलेशंस है वो फॉरेन में क्लोजर है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी भी लोकेटेड है और वहाँ पे उसका बिजनेस भी है, ठीक है। देयरफॉर वो रेसिडेंट होगा फॉरेन कंट्री का। उसके बाद यही सिमिलर केस है, यहाँ पे अपने को बता दिया है कि जो DTAA है वो प्रिवेल करेगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। एंड अगर वो TRC सर्टिफिकेट दे रहा है प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्दर रिक्वायर्ड है वो दे रहा है तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। Therefore, in this case, Arif is not liable to pay income tax in the respect of business income and capital gain arising in the foreign country, provided he furnish TRC and provide such other documents as may be प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो उसको ये कैपिटल गेन और यहाँ पे जो भी इसका जो इनकम हो रहा है 50 लाख का और 10 लाख का, उसमें इंडिया में उसको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला वर्ड मत भूलना, इनकम टैक्स इन इंडिया उसको पे नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ फॉरेन में पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो TRC एंड अदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो ओके, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया? क्वेश्चंस बस बड़े बड़े डराते हैं, आंसर्स बहुत ईजी होते हैं अपने को। खैर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको आर्टिकल 4 यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं किया गया जाएगा, इतना इजीली आपको नहीं बताएगा, आपको ये प्रोविज़न टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मिस्टर कमेश एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इज एज्ड 52 ईयर्स, नॉर्मल टैक्स लिमिट लगेगा, फर्निश यू द फॉरेन पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब दोनों कंट्री एक्स और कंट्री वाई दोनों फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंट्री एक्स एक इंडियन है, एक इधर रेसिडेंट वाला एक सोर्स वाला, दोनों हमारा क्या है, फॉरेन वाला है, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट एंटर इनटू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, अगर DTAA नहीं है तो अपना वो स्टेप्स काउंट हो गए, ठीक है। ओके, क्या क्या बोला है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरी डाउन इन इंडिया, इंडिया इनकम 7,50,000 है। कंट्री एक्स से हमारा एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है 50,000, कंट्री वाई से डिविडेंड इनकम हो रहा है 1,50,000, रॉयल्टी हमको कंट्री एक्स से हो रहा है 6 लाख, फिर एक्सपेंसेस हमारा 50,000 है, रॉयल्टी अर्न करने का तो दोनों माइनस हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस लॉस कंट्री वाई में है, ठीक है, ये भी फॉरेन कंट्री के टैक्स में हमारा इंक्लूड होगा। रेंट फ्रॉम हाउस ये भी फॉरेन वाला है एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है। यहाँ पे आप देखो रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड है वो ग्रॉस में दिया है एंड यहाँ पे कंट्री वाई है, ओके। एंड यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एबव हाउस है, तो ये दोनों आपको डिडक्ट करना है, बट यहाँ पे बोला कि कंट्री वाई में ये डिडक्शन अलाउ नहीं है, ओके। नोट में क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई है वो नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पे उस कंट्री वाई में ऐसा लॉ था कि वो जो बिजनेस इनकम का जो बिजनेस का जो लॉस है उसको हम किसी भी उससे इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कंट्री एक्स और कंट्री वाई का जो टैक्स रेट्स हैं वो 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली अपने को कमलेश का टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बताना है, ओके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपने को सबसे पहले क्या करना है,
स्टेप 1 क्या ये रहेगा। स्टेप में वापस आ जाओ। सबसे पहले अपने को नेट टोटल इनकम निकालना है इंडिया और फॉरेन कंपनी का। सेकंड अपने को ग्रॉस टैक्स निकालना है। ग्रॉस टैक्स में टीडीएस एडवांस पेमेंट तो नहीं लेना है, बट हमको सरचार्ज एंड सेस लेना है। उसके बाद अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम निकालना है, मतलब जितना ग्रॉस टैक्स आएगा डिवाइडेड बाय नेट टोटल इनकम इंटू 100। एंड देन फॉरेन कंपनी का अपने को रेट निकाल लेना है। जो लोअर होगा उसको अपन फॉरेन इनकम से इंटू करेंगे एंड उतना रिलीफ मिल जाएगा, मतलब जितना अपने को ग्रॉस टैक्स पे करना था उसमें से वो रिलीफ माइनस कर देंगे, तो उतना टैक्स अपने को पे करना है। ठीक है, स्टेप क्लियर हुआ। अभी आते हैं इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ मार्क कर लो। एक तो हम जो इलस्ट्रेशन किए वो मार्क किए और एक इसको मार्क कर लो। ठीक है, ओके। आ जाओ। सबसे पहले इसको मैं पहले सबको बता दे रही हूँ, एक तो आपको मार्क करना है ये क्वेश्चन और एक खुद को आपको ये वाला क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना है। ठीक है, ये वीडियो देखते देखते पेन एंड पेपर ले लें, इसको हाथ से सॉल्व करें। सिर्फ वाउच करने से, सिर्फ ऑडिट करने से नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे इनकम कंप्यूट करना है। अपने को बहुत सारे सब अमाउंट जो यहाँ पे देखो ग्रॉस में दिया है, तो बेसिकली जब स्टैंडर्ड डिडक्शन वो सब जो अपने को माइनस करना रहता है, जो कंप्यूटेड रहता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपका जो यहाँ पे सैलरी ब्रैकेट में कंप्यूटेड दिया है तो दैट मीन्स आपको इसमें डिडक्शन माइनस नहीं करना है। हाउस प्रॉपर्टी का है, हाउस प्रॉपर्टी में आपको कंप्यूटेड ब्रैकेट में दिया होगा तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना है। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इनफैक्ट अगर ग्रॉस मेंशन किया है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के लिए आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी का तो कुछ है नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी में ही आ जाओ। यहाँ पे अपने को 2,40,000 दी है, उसमें से यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स हमको बताया है। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर लो, 2,40,000 में से 10,000 माइनस करो, 2,30,000 हो जाएगा। एंड 2,30,000 का आपको क्या करना है, 30% ऑफ एनएबी माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो ये कंप्यूट करना है आपको, ये एज्यूम नहीं करना है कि ये आपका ऑलरेडी कंप्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि ये तो खैर ग्रॉस डेज में अगर आप ये एजम्पशन करें तो आपको आंसर पूरा रॉन्ग कर देंगे लोग, क्योंकि ये लोग स्पेशली मेंशन किया गया कि ये ग्रॉस अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम हो रहा है वो 1,61,000 हो रहा है। ठीक है, इसको ना एक बार साइड में लिख दो कि ये किस कंट्री का इनकम है। ये वाई कंट्री का इनकम है, क्योंकि जो हाउस सिचुएटेड था वो कंट्री वाई में था। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये हो गया एंड ये हो गया, ये लास्ट 2 के हो गए। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरी डाउन इन इंडिया। 7,50,000 हमारा क्या है, पीजीबीपी है। तो अभी पीजीबीपी कर रहे हैं तो 7,50,000 अपन पीजीबीपी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। डिविडेंड रिसीव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। रॉयल्टी आप पीजीबीपी भी ले सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ले सकते हैं, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ले लेते हैं। एंड ये तो एक्सपेंसेस है। जो बिजनेस लॉस है कंट्री वाई में वो 65,000 है, तो 7,50,000 में से 65,000 माइनस हो गया है। अच्छा, रॉयल्टी को यहाँ पे इसमें ले लिया तो अपन चलो ठीक है पीजीबीपी में ही रॉयल्टी को ले लेते हैं। रॉयल्टी में क्या होता है, रॉयल्टी में आपको क्या बोला है कि रॉयल्टी इनकम है 6 लाख का, और यहाँ पे एक्सपेंसेस है तो 6 लाख माइनस 50,000 जितना है आपको यहाँ पे 5,50,000 करना है। एंड यहाँ पे 65,000 माइनस कर देना है, तो आपको जो पीजीबीपी का इनकम आएगा वो 12,35,000 आएगा। एंड ये वाला में आपका ये जो रॉयल्टी इनकम है ये वाला आपका कंट्री एक्स के लिए है, तो इसमें आप यहाँ पे कंट्री एक्स लिख दीजिए। एंड यहाँ पे अगर ये बिजनेस लॉस जो है ये कंट्री वाई का है, एंड यहाँ पे भी ये वाई का है। देखो अब इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाई का है, ये एक्स का है, एंड ये फर्दर वाई का है। ठीक है, और वो तो इंडिया का ही है 7,50,000। समझ में आया, इतना समझ में आया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका डिविडेंड रिसीव इन ए कंपनी, जो कि ये एग्रीकल्चर इनकम एक्स का है, डिविडेंड रिसीव वाई का है, तो ये भी आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा एंड ये आपका वाई आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका ग्रॉस टोटल इनकम हमारा ये प्लस ये एंड ये आ जाएगा 15,96,98,000। नाउ फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है क्या, नहीं नेट टोटल इनकम निकालना है। तो नेट टोटल इनकम में यहाँ पे आपको ये चीज़ डिडक्शन, ये चीज़ आपको याद रखना है कि 80 QQB में रॉयल्टी में आपको 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी रॉयल्टी आप अगर आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहे हो और उसको वो जो आपका अमाउंट आपने जो अर्न किया है उसको फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में चाहे डॉलर्स में लाओ, मतलब फर्दर कन्वर्ट होना चाहिए, या रुपीज़ में लाओ, अगर आप विदिन 6 मंथ उसको इंडिया में ला दे रहे हो तो आपको 3 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ये रिडक्शन है। It is assumed that the royalty earned outside India has been brought into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year. And क्योंकि हम ये एज्यूम करें तो इसमें हम ये रिडक्शन माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो रहा है, नेट टोटल इनकम हमारा यहाँ पे निकल रहा है 12,96,000। सेकेंड स्टेप अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस टैक्स निकालना है।
12,96,000 में, तो 12,96,000 में आपको क्या करना है, यहाँ पे टैक्स निकाल देना है, उसमें आपको सरचार्ज या फिर हायर एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका ये टैक्स निकल जाएगा 2,09,352। ये आपका सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप आपको टैक्स बाय इनकम करना है, दैट इज 2,09,352 डिवाइडेड बाय 1296 इंटू 100। तो यहाँ पे अपना एवरेज इंडियन का इनकम होगा 16.154%। अब यहाँ पे आपको दो कंट्री है, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिकली इसमें आपको देखो क्या करना है। एक हमारा इंडिया का एवरेज रेट आया 16.154% एंड कंट्री एक्स का हमारा एवरेज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे दोनों का 10% है एंड 20% है। तो 10% फर्स्ट लेंगे कंट्री एक्स, मतलब इंडिया वर्सेस कंट्री एक्स में विच एवर इज लोअर, कंट्री एक्स का मतलब 10% होगा। इंडिया वर्सेस कंट्री वाई विच एवर इज लोअर, कंट्री वाई का 20%, तो हमारा इंडिया का लोअर है। तो दोनों का इनकम निकालेंगे एंड देन ऐड कर देंगे, उतना रिलीफ हमको मिलेगा। मतलब कि देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में अपना 16.154% है इंडिया का, एवरेज रेट है कंट्री एक्स में 10%। कंट्री एक्स का इनकम क्या है, देखो कहाँ कहाँ पे आप एक्स लिखे हो, रॉयल्टी इनकम है 5,50,000, ठीक है, एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है 50,000। तो 50,000 यहाँ पे आपका रॉयल्टी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है। रॉयल्टी इनकम 5,50,000 में से 3 लाख का रिडक्शन भी तो है, तो टोटल आपका जो इनकम हो रहा है, मतलब ये डिडक्शन किसको मिलेगा, ये तो कंट्री एक्स को मिलेगा। तो 2,50,000 का आपका यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आ गया, तो 3 लाख आपका टोटल क्या हो गया, इनकम हो गया फॉरेन का। नाउ फॉरेन टैक्स बाय फॉरेन इनकम हम यही पढ़े हैं इंटू 100, ठीक है। मतलब कि फॉरेन टैक्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, रेट दे दिया तो 3 लाख इंटू 10%, 30,000 आपका क्या आ जाएगा, रिलीफ आ जाएगा फर्स्ट कंट्री के लिए। यहाँ पे अपन 10% लेंगे ना, क्योंकि इस दोनों में विच एवर इज लोअर अपना 10% है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको फॉरेन इनकम से 10% माइनस किया। हम पढ़ रहे हैं ना कि फॉरेन जो भी लोअर होगा उसको फॉरेन इनकम से इंटू कर दो वो रेट को, एंड जो भी टैक्स पे करना है उसमें उतना माइनस करना है। तो यहाँ पे अपना फॉरेन इनकम कंट्री एक्स लिए क्या है, 3 लाख है ना, 3 लाख है ना हमारा फॉरेन इनकम, तो उसमें से 10% माइनस कर देंगे ना, 10% निकालेंगे 30,000। फर्स्ट रिलीफ हमारा 30,000 है। सेकेंड कंट्री वाई में हमारा 20% है एंड 16.154% है, तो इसमें हम 16.154% लेंगे, किसमें, फॉरेन इनकम में। कंट्री वाई का फॉरेन इनकम क्या है, कंट्री वाई का इनकम क्या है, 1,50,000 डिविडेंड रिसीव हो रहा है, 65,000 का लॉस हो रहा है एंड 1,61,000 का इनकम हो रहा है। तो ये देखो आप 1,61,000 का इनकम हो रहा है, 1,50,000 का इनकम हो रहा है एंड इसमें 65,000 का लॉस हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपका जो भी इनकम हो रहा है वो 2,46,000 हो रहा है। इसमें आप 16.154% ले लें, तो इसमें आपका जो रिलीफ आएगा वो 39,739 आएगा एंड 39,739 प्लस यहाँ पे आपका ये जो 30,000 आएगा, टोटल रिलीफ आपका 69,739 आ रहा है। एंड इस 69,739 का आपको टोटल टैक्स से माइनस कर लेना है, तो आपको जो टैक्स पेपर आएगा वो 139,613 आएगा एंड टू राउंड ऑफ करेंगे तो उसको आपका 139,610 आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं समझा रही हूँ। प्लीज़ एक बार इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ें, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन वो 4 जो कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है एंड फर्दर ये जो नोट्स यहाँ पे लिखा है देखो नीचे फुट नोट में, वो भी आपको करना है, ओके। क्या क्या लिया है, सबसे पहले रेंटल इनकम को जीएबी लिया है, क्योंकि अपने को और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। यहाँ पे ये जिसको सेट ऑफ किया उसका आपको सेक्शन रेफरेंस दे दिया है। रॉयल्टी का क्यों 80 क्यों भी लिया है वो बता दिया है, और यहाँ पे अपने को ये बताया है कि जो डबली टैक्स इनकम है वो इंक्लूड करेगा ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज इंक्लूडेड इन द एसएसएस टोटल इनकम। The amount deducted under Chapter 6 is not doubly taxed and hence no relief is allowable in respect of such income। ये था एक केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सेम है, आप देख सकते हो, इनफैक्ट थोड़ा इजी है क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें एक ही कंट्री दिया है, कंट्री एन, बट यहाँ पे जो दिया है प्रोफेशन कैरी ऑन इन मुंबई, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एन में है, डिविडेंड अगेन एन में है, रॉयल्टी एन में है। इसमें भी आपको एज्यूम करना है 80 क्यू का, एक्सपेंसेस भी वही है, बिजनेस लॉस है अपने को, एंड अपने को वही बताया सेक्शन नंबर 91 के हिसाब से रिलीफ होगा, पूरा सेम है। इनफैक्ट ये इजी है, ठीक है, तो इसको आप नहीं भी देखें तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, कैसे लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Ravi, an individual resident in India aged 45 years, furnished the following particulars of income earned in India, foreign country S&T for the previous year। ये भी सेम है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो पूरा सेम है, इंडिया का है, कंट्री एक्स है, कंट्री टी है, आपको बिजनेस इनकम दे दिया है, IOS दे दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंडिया में, ठीक है। फॉरेन कंट्री में एग्रीकल्चर इनकम है, रॉयल्टी है, रॉयल्टी का देखो यहाँ पे भी ग्रॉस और एक्सपेंसेस है,
ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होंगे। डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट फ्रॉम ए हाउस सिचुएटेड और म्यूनिसिपल टैक्स है, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा। देखो समझ में आया, पूरा सेम है। एक बार आंसर देख लो। पहले कंट्री टी का हमको हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, 30% अपन डिडक्शन माइनस कर देंगे। पीजीबी में हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया जाएगा। अदर सोर्सेज में यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम है वो अदर सोर्सेज में ले लिया, वहाँ पे पीजीबी में लिया था। एक्सपेंसेस माइनस होंगे, इंटरेस्ट एंड सेविंग आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव आ जाएगा। डिडक्शन में आपका 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिए थे। सबसे पहले अपने को 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, एज्यूम करेंगे 6 मंथ के अंदर हमारा वापस आ जा रहा है। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट एंड सेविंग अकाउंट में अपने को रिडक्शन मिलेगा, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 10,000 का मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे नेट टोटल इनकम निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, टैक्स निकाल लेना है, ग्रॉस टैक्स निकाल लेना है, इसमें अपने को सेस ऐड करना है, 2,68,000 निकल जाएगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे एवरेज टैक्स निकालना है, 268,320 डिवाइडेड बाय 1485,000 इंटू 100 करना है, 18.069% आएगा। एंड यहाँ पे कंट्री एस में अपना जो रेट था वो है 16%, विच एवर इज़ लोअर आएगा। एंड तो लोअर अपना 16% है, तो यहाँ पे आपको कंट्री एक्स एस का जो इनकम थे वो लेना है। तो यहाँ पे कंट्री ऐसा एग्रीकल्चर इनकम था और रॉयल्टी इनकम था, रॉयल्टी इनकम में आपको रिडक्शन माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 524 में से आपको इंटू करना है 16%, आपका फर्स्ट रिलीव आ जाएगा 83,840। कंट्री टी में 20% है, 18% है, तो 18% लोअर होगा। कंट्री टी का इनकम ये है, एंड 489,000 इंटू 18.069% करोगे, 88,375। दोनों रिलीफ को ऐड करने से 1,72,197 मिलेगा। उसको आपको टैक्स में से माइनस करना है, टैक्स पेबल आएगा, राउंड ऑफ करना है। समझ में आया, पूरा सेम है क्वेश्चन नंबर 10 से। एंड ये 4 कंडीशंस आपको लिखना है। फर्दर ये 80 QQB वाला लिखना है, रेंटल इनकम का नोट्स लिखना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया। तो दिस एंड्स आर दिस वीडियो, एंड मेक श्योर आप क्वेश्चन मार्क कर लें, मतलब जो सेम है सेम लिख दें, ताकि एग्जाम टाइम आपको इतना देखना ना पड़े। एंड ये जो क्वेश्चन है, बार देखो 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में पूरा सेम, तो इसको एक बार हाथ से करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस, एंड आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो बाय।